हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आप लोगों का मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक शानदार सेशन के साथ आ गया हूँ, जो कि आज सोशल साइंस का ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं हुआ था, तो आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो चैप्टर को देखने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि भूगोल यानी ज्योग्राफी कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल की जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले भूगोल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू, भू प्लस गोल, भूगोल। तो भूगोल को भू और गोल जोड़ेंगे तो भूगोल हो जाएगा। तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ होता है भूमि यानी कि पृथ्वी। और यहाँ जो गोल है तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी जो हमारा संरचना है पृथ्वी का जो कि गोल है, तो इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो प्लस GRAPHO, जियो प्लस ग्राफो। जियो वहाँ एयरटेल जो, तो दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफो। तो जियो वो नहीं समझ जाइएगा जो कि मुकेश अंबानी का सिम जो चलता है, वो नहीं समझिएगा, यहाँ तो कुछ और है। तो जियो का अर्थ होता है जियो, क्योंकि जियो जो सिम है उसका स्पेलिंग होता है JIO होता है। तो हमको सिम पे नहीं जाना, हमको यहाँ आना। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, यहाँ है ग्राफो। ये दोनों को मिलाकर ज्योग्राफी का निर्माण किया गया। तो ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को ज्योग्राफी समझ में आ गया कि भूगोल कहते किसको है। तो भूगोल यही है। तो यहाँ पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा समझ गए होंगे। और हम समझते हैं कि भूगोल यानी ज्योग्राफी, इनके जनक कौन है। तो बात करें अगर इनकी जनक का, तो इनके जनक है इरेटोस्थनीज। इनके जनक है इरेटोस्थनीज। तो हम लोग समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी किसको कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज। समझ में आ गया होगा भूगोल की परिभाषा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा एक चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है संसाधन एवं इसके उपयोग। तो यह चैप्टर का नाम है। चैप्टर से ही हम लोग समझ गए होंगे कि इसमें पढ़ना संसाधन के बारे में, जो यहाँ अवेलेबल है हमारे यहाँ। संसाधन कहते किसको है, संसाधन उसे कहते हैं। जैसे हमारे पास ये बोर्ड है,
बोर्ड है, ये संसाधन है, तभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी हमारे उपयोग में आ रहा। कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोग में लाया जाए उसे ही संसाधन कहा जाता है। और संसाधन पहले से तो होता नहीं है, उसको अगर उपयोग में लाया जाए तभी वह संसाधन का काम करती है। जैसे यह मार्कर है, तो मार्कर है, सबसे पहले तो ये फाइबर होगा, ये प्लास्टिक है, तो इसमें इंक डाला गया, बहुत प्रक्रिया किया गया, तो यह हमारे उपयोग में आया। तो यह हो गया एक संसाधन जिससे कि हम लिखने का काम करते हैं, तो ये भी संसाधन का ही काम कर रहा है। और जैसे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो वो भी संसाधन, उसके माध्यम से आप लोगों के पास हमारा वीडियो जा रहा है, तो वो भी संसाधन है। अगर वो नहीं होता तो हम शायद YouTube पे नहीं पढ़ा पाते, और अगर बोर्ड नहीं होता तो शायद हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, बोर्ड अगर नहीं होता तो ये भी संसाधन है, बहुत कुछ संसाधन है। तो संसाधन का परिभाषा समझेंगे हम लोग। संसाधन का परिभाषा, संसाधन प्रकृति के वे सभी पदार्थ, संसाधन प्रकृति के संसाधन जो है वे सब पृथ्वी पर के सभी पदार्थ या वस्तुएं, सभी पदार्थ या वस्तुएं, सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मनुष्य के उपयोग में लाया जाए, संसाधन कहलाता है। संसाधन हम लोग समझ गए होंगे। संसाधन का परिभाषा कहता है कि प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं, जो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, जितना सारा वस्तुएं जो देख रहे हैं हम लोग, तो वो सबसे पहले तो देखिए, जैसे यह मोबाइल है, यह एक मोबाइल है, तो ये जो मोबाइल है, ये पहले तो संसाधन में जो वस्तु इसमें लगा है बनाने में, जैसे कांच लगा है और इसमें प्लास्टिक का यूज हुआ है, तो बहुत कुछ का यूज हुआ, तो वह संसाधन में सब पहले से था, तो उसका उपयोग किया मोबाइल बनाने में, तभी वह हमारे काम लायक है, तभी वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन आप लोग समझ गए होंगे कि संसाधन का जो वस्तु है पहले से मौजूद होता है, बल्कि उसका उपयोग जब मनुष्य करता है तभी वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन समझ गए होंगे। संसाधन प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मनुष्य के उपयोग में लाया जाए वह संसाधन कहलाता है। तो संसाधन समझ गए होंगे आप लोग। जैसे कि ये ब्लूटूथ है, इसमें भी बहुत सारा मटेरियल है जो पहले से था, तो उसको जैसे प्लास्टिक का इसमें यूज हुआ है, और भी बहुत, इसमें मशीन अंदर होगा, इसमें जैसे मशीन है तो उसका उपयोग हुआ है बहुत, तो वह सब पहले से अवेलेबल था, तो उसको एक आकार बना दिया, जैसे ब्लूटूथ जो मनुष्य के काम में आता, तो यह भी एक संसाधन ही है। तो ये संसाधन में आ जाए। संसाधन आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम लोग समझते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस कौन कौन आधार पर बांटा गया है, तो समझते हैं हम लोग इसको। तो अब हम लोग समझेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। जो संसाधन का बंटवारा, वर्गीकरण का कहने का मतलब होता है बंटवारा। तो संसाधनों को कई प्रकार से बांटा गया, 4 प्रकार से, मुख्य रूप से 4 प्रकार से बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें आता है जैविक और अजैविक। और दूसरा है उपलब्धता के आधार पर, जिसमें आता है मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा जो आता है उपयोगिता के आधार पर, यानी कि उसमें आता है उसका भी 2 प्रकार होता है, जो होता है एक नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। और एक और है चौथा, जिसको बांटा गया स्वामित्व के आधार पर। उसमें होता है व्यक्तिगत अधिकार आधार पर बांटा गया है, और दूसरा है राष्ट्रीय और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय। तो ये समझ, उसमें एक और है सामुदायिक आधार पर। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जो संसाधन का वर्गीकरण है, संसाधनों का बंटवारा, तो सबसे पहले उसको बता दिए हम 4 प्रकार से बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर, फिर उपलब्धता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, फिर स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो समझ गए होंगे, उत्पत्ति के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। पहला है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन दूसरा है। तो जैविक संसाधन कहने का मतलब जो जीवित जगत में आता है। जैसे पहले हम आप लोग को ये बता देते हैं कि जो मनुष्य होता है, यानी हम लोग भी संसाधन में ही आते हैं। क्या हम लोग संसाधन नहीं है? हम लोग भी संसाधन है। और एक प्रमुख संसाधन की बात किया जाए तो वो हम ही लोग हैं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं होते तो इतना सारा टेक्नोलॉजी कहाँ से आता? ये टेक्नोलॉजी कैसे आता कि मार्कर के फिर उपयोग कौन करता? बोर्ड का उपयोग कौन करता? मोबाइल का उपयोग कौन करता? तो हम लोग सबसे पहला संसाधन है। तो जैविक संसाधन में आ जाता है जीवित जगत, यानी पेड़ पौधा, मनुष्य, जंगल, सब कुछ आ जाता है जैविक संसाधन के अंतर्गत। तो जैविक संसाधन समझे होंगे, इसमें पशु पक्षी इत्यादि सभी कुछ जैविक संसाधन में आ जाता है। तो जैविक संसाधन का परिभाषा क्या होगा कि सजीव जगत का हर वह चीज जो जीवित हो उसे जैविक संसाधन कहा जाता है। और अजैविक संसाधन, तो हम लोग समझेंगे अब अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन किस कहते हैं? अजैविक में जो कि जीवित नहीं है, मृत है। तो अजैविक समझेंगे जिसमें निर्जीव जगत आता है। अजैविक संसाधन में निर्जीव जगत आ जाता है। तो अजैविक संसाधन समझ गए होंगे आप लोग, जिसमें आ जाता है खनिज जो कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो ये सब अजैविक में आता है। अजैविक संसाधन जैसे कि बोर्ड ही है तो अजैविक संसाधन में आ जाएगा, क्योंकि यह जीवित नहीं, इसमें कोई जानवर नहीं है, तो ये अजैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ये मार्कर है, ये भी अजैविक संसाधन है। बहुत सारा कुछ है जो संसाधन में आता है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 किन भागों में बांटा गया है और कौन कौन भागों में, जैसे जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन समझ गए होंगे।
अब हम लोग समझते हैं दूसरा, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो उपलब्धता के आधार पर सबसे पहले मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया हो उसे मानवीय संसाधन कहा जाता है। जैसे ये मार्कर है, ये प्राकृतिक तो है नहीं, ये मानव ही कोई बनाया होगा, तो ये है मानव निर्मित संसाधन। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये भी मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कि यहाँ LED बल्ब जल रहा है इधर से और इधर से, तो ये भी मानव के द्वारा बनाया गया, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इससे हम लोग ये समझ गए कि मानव के द्वारा जो बनाया जाता है, जो उपयोग में मानव का लाया जाता है, जो मानव के उपयोग में लाया जाए उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन समझे होंगे। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या कहता है? वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। तो प्रकृति के द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले हवा जो है प्रकृति के द्वारा, हवा के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते, तो हवा सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है सूर्य का प्रकाश, वो भी तो एक संसाधन ही है, तो वो भी हो गया प्राकृतिक संसाधन। और तीसरा आ जाएगा जल, वो भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग इतना समझ गए कि संसाधनों को वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग हम लोग देख लिए, उत्पत्ति के आधार पर और उपलब्धता के आधार पर। जो कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जीवित जगत आता है और अजैविक संसाधन में जो निर्जीव जगत आता है। और उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, मानव निर्मित संसाधन, जो भी कोई वस्तु जो मानव के द्वारा बनाएगा वो मानव निर्मित है, मानव संसाधन में आ जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है वही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो हम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो हम बताते हैं उपयोगिता के आधार पर 2 भाग होता है। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 भागों में बांटा गया है और कौन कौन भागों में बांटा गया है ये भी याद रखिएगा। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। तो समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं नवीकरणीय कहते किसको हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसका उपयोग हम एक बार से ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब हमेशा कर सकते हैं। जो नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन वह एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करना संभव है, पुनः उपयोग करना संभव है, यानी बार बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो ऐसा थोड़ी है कि आज निकला और कल बंद है, परसों भी बंद है, फिर उसके बाद भी बंद है, मतलब एक ही बार तो नहीं। आज आया फिर कल भी सूर्य का प्रकाश निकलेगा सुबह में, फिर उसके बाद भी, तो ये कभी झड़ने वाला नहीं है, हमेशा ये रेगुलर काम करता है, कंटिन्यूअस है, ये सब एकदम रेगुलर काम करता है।
तो इसका एक ठोस एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। और एक और एग्जाम्पल देते हैं जो कि है वन। वन यानी कि जंगल। तो जंगल पहले तो हम समझ लेते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा समझ गए होंगे शायद। वैसा संसाधन जिसका प्रयोग या उपयोग हम पुनः या बार बार कर सकते हैं, उसे ही हम बार बार उपयोग करने के बाद भी वह समाप्त नहीं हो। वैसा संसाधन जिसका हम अगर बार बार उपयोग कर रहे हैं, हमेशा हमेशा यूज कर रहे हैं, तब पर भी वह समाप्त ना हो, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है सूर्य। पहला सूर्य, दूसरा वन। वन यानी कि जंगल। अगर पूरे देश से, पूरा जो विश्व है, विश्व से सभी अगर पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया जाए तो यहाँ जीना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि इसके बाद विनाश ही विनाश। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? ये तो बहुत अलग बात है। तो पेड़ पौधा जरूरी है, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधा के बिना जीवन यापन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। और एक और इसका ठोस एग्जाम्पल है जल। जल के बिना भी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जल नहीं है तो हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? पेड़ पौधा खाना अपना कैसे बनाएगा? पेड़ पौधा अपना कैसे जीवन यापन करेगा? हम लोग को भी नहीं हो पाएगा जीवन यापन। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो एक बार उपयोग के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उपयोग होता है। तो ये समझ गए होंगे नवीकरणीय संसाधन। तो अब हम लोग समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका हम लोग उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। वैसा संसाधन जिसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वह आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में। जैसे हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में केरोसिन। अगर केरोसिन तेल का एक बार उपयोग होता है, उसके बाद तो दोबारा उपयोग किया नहीं जा सकता। तो इसका ठोस एग्जाम्पल एक हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन का केरोसिन। और एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ हो जाएगा कोयला। कोयला जो है और केरोसिन, इसका निर्माण क्यों कह रहे हैं कि यह अनवीकरणीय है? इसका एक बार उपयोग हो सकता है। और कोयला और केरोसिन ये सब अगर खत्म हो जाएगा, इसको क्योंकि बनने में बहुत समय लगता है, इसका भंडारण अगर खत्म हो जाए तो बहुत मुश्किल है। इसको बनने में सालों करोड़ साल लग जाता है, करोड़ों साल लग जाता है बनने में, क्योंकि यह बनता है केरोसिन जैसे है। तो समुद्र में सड़े गले जीव से केमिकल बनता है, उसी वैसे ही केरोसिन का निर्माण होता है। कोयला भी वैसे ही जमीन के अंदर दबे दबे, जैसे यहाँ अगर भूकंप आया तो भूकंप में सब कुछ दब गया, एकदम अंदर दब गया। तो वो हजारों करोड़ों साल बाद देखा जाएगा, हजारों करोड़ों साल के बाद तब वह कोयला का रूप ले लेगा। तो कोयला को बनने में बहुत समय लगता है। तो यह सब आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अगर कोयला को हम एक बार उपयोग करें, जैसे हमको मकई पकाना है, मकई पकाने के लिए कोयला हम लाए बाजार से, तो एक बार लाए, उसको जला दिए, मकई भी पकाए, एकदम खाएं। उसके बाद उस कोयला का कोई काम रहेगा, उसको डायरेक्ट फेंक दिया जाएगा। तो कोयला को एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन में यही कहता है कि जिसका
दोबारा उपयोग ना हो, एक बार उपयोग हो उसके बाद वह समाप्त हो जाए तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोगों को नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन समझ गए होंगे। तो इसका आप डिफिनेशन समझते हैं। स्टार्ट। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय का परिभाषा। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय का परिभाषा कुछ ऐसा है। तो नवीकरणीय, सबसे पहला नंबर नवीकरणीय संसाधन, जो कि समझ गए होंगे आप लोग। तो परिभाषा इसका ऐसे लिखा जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, वैसे पूछा जाता, नवीकरणीय अनवीकरणीय इम्पोर्टेंट है, तो ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको अगर आप लिख लेते हैं या याद कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग करना, जो कि हम चर्चा किए थे पीछे, उपयोग करना संभव हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बस वैसा संसाधन जिसका पुनः उपयोग करना संभव हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया जल, सूर्य का प्रकाश, वन यानी कि जंगल। तो नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग करना संभव नहीं हो, वैसा संसाधन जिसका दोबारा उपयोग करना संभव नहीं है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाए, तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन समझ गए होंगे कि जिसका एक बार उपयोग कर लिया जाए तो उसके बाद उसका उपयोग करना असंभव है, यानी उसका दोबारा उपयोग करना असंभव है। तो एग्जाम्पल में है पेट्रोल, यानी पेट्रोल जो है, जो गाड़ी में डलाता है, बाइक में, तो उसको अगर एक बार आप डालते हैं पेट्रोल को तो वो जल जाता है, उसके बाद वो तो नहीं रहता है। तो पेट्रोल एक ही बार उपयोग होगा, दोबारा नहीं होगा। और है कोयला, जो कि हम समझाए थे। तो कोयला को भी अगर जला दिया जाए, कोयला को जला दिया जाए तो वो भी जल जाता है, उसके बाद कोई काम लायक नहीं रहता है। तो वो भी एक बार उसका उपयोग होगा, उसके बाद उसका उपयोगिता समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है केरोसिन। तो केरोसिन का भी वही बात है। तो समझ गए होंगे कि संसाधन जो है उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। अब हम लोग समझेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो अब हम लोग समझते हैं, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो स्वामित्व के आधार पर अब समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो ये है लास्ट टॉपिक, जो कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर कहने का मतलब हो गया, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर पहला में है, तो पहला हो जाएगा निजी या व्यक्तिगत संसाधन। निजी या व्यक्तिगत संसाधन। तो निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब क्या होता है, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन, इसको 2 नामों से जाना जाता है। तो वैसा संसाधन जिस पर कोई एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। तो ये समझ गए होंगे कि कोई ऐसा वस्तु जिस पर कोई एक व्यक्ति, जिसको हम निजी यानी पर्सनल भी कह सकते हैं, पर्सनली। तो जैसे ये मार्कर है मेरा, तो ये मार्कर मेरा है, तो ये इस पर हक मेरा बनता है। कोई भी पूछेगा किसका है जी, तो मेरा है, यानी क्या, मेरा है।
तो यह हो गया निजी। निजी व्यक्तिगत संसाधन समझे होंगे कि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। तो इस पर मेरा अधिकार है, जैसे कि मेरा बोर्ड है, ये तो मेरा ही है ना, तो ये बोर्ड भी हो जाएगा निजी संसाधन के अंतर्गत, जो कि कोई एक व्यक्ति का हो। जैसे कोई कंपनी है तो उसका मालिक उस कंपनी का मालिक है, तो वह निजी व्यक्ति है कोई निजी, तो वह भी निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। और निजी संसाधन समझ गए होंगे। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन कैसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय, नगर या गांव के सभी लोग, समुदाय, नगर या समुदाय के या गांव के सभी लोग का हक हो, यानी अधिकार हो, तो उसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन समझे होंगे। तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन चीज आता? सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा मंदिर। मंदिर किसी एक आदमी का तो होता नहीं है, सब कोई जा सकता है, सब कोई पूजा कर सकता है, तो मंदिर हो जाएगा सामुदायिक संसाधन में। मस्जिद हो जाएगा, कोई भी जाके नमाज पढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। और भी सामुदायिक संसाधन में आता है जैसे पंचायत भवन, तो ये सर पूरा पंचायत के व्यक्तियों का अधिकार होता है, तो ये सब आ जाएगा सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत। समझ गए होंगे सामुदायिक संसाधन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला निजी व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय। तो अब हम समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिस पर अधिकार देश के सभी लोगों का हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिस पर अधिकार देश के सभी लोगों का, किसी एक नहीं, राष्ट्र में यानी भारत में सभी लोगों का अधिकार है, वैसे चीज को हम राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत सड़क आ जाएगा, नदी आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, यानी पूरे देश के सभी लोगों का यहाँ पर अधिकार बनता है। तो समझिए होंगे राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहता है वैसा संसाधन जिस पर अधिकार विश्व के सभी देश का, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार देश के नहीं, विश्व के सभी देशों का हो, तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या अंतर है। तो हम समझते हैं जैसे निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन समझ गए होंगे। हम समझते हैं थोड़ा डीपली से राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय तो समझ गए होंगे, अंतरराष्ट्रीय जैसे ये देश में भारत, यह है भारत और यह है चीन। यह है भारत और यह है चीन, और ये जो बीच में है दिख रहा आप लोगों को, जो बीच में दिख रहा यह है समुद्र। जो बीच में दिख रहा वो है समुद्र। समझ गए होंगे। चीन है इधर और इधर है भारत, चीन और भारत, तो इसके बीच में है समुद्र। तो हम अब हम समझाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन
कहते किसको है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन, उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे ये है भारत, ये बॉर्डर जो दिख रहा है, यह बॉर्डर जो दिख रहा है, इसके नीचे जो है भारत है, और ये जो बॉर्डर दिख रहा है उसके ऊपर जो है चीन है और नीचे भारत है, और ये जो बीच में दिख रहा यह है समुद्र, बीच में क्या है, समुद्र। तो भारत के तट रेखा से, यानी समुद्र जिससे जो सटा हुआ है जमीन भारत का, यहाँ के तट रेखा से ऊपर ऊपर यहाँ 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक भारत का कब्जा है, और यहाँ चीन से भी 200 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक चीन का कब्जा है। और यहाँ जो बीच का बच गया है, यहाँ से 200 किलोमीटर चीन का कब्जा, यहाँ से 200 किलोमीटर ऊपर की ओर, और भारत का यहाँ से 200 किलोमीटर यहाँ तक भारत का कब्जा है। और इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र, तो समझिए हम अपवर्जक क्षेत्र। और यहाँ जो बीच में बच जा रहा है, इधर से 200 किलोमीटर और इधर से 200 किलोमीटर, क्योंकि समुद्र का जो चौड़ाई होता है बहुत अधिक होता है। तो जितना दूर तक जमीन रहेगा, जैसे यहाँ है भारत का जमीन यहाँ तक, और उसके बाद समुद्र में 200 किलोमीटर तक भारत का कब्जा रहेगा, और उसके बाद जो यहाँ चीन है तो उसका भी यहाँ 200 किलोमीटर तक कब्जा है। और यहाँ जो बीच का बच जा रहा है समुद्र, वह जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अगर कोई जहाज, जैसे यहाँ भारत का चीन का कब्जा यहाँ 200 किलोमीटर तक, और यहाँ भारत का कब्जा है 200 किलोमीटर तक, और यहाँ जो बीच में रास्ता है, जैसे कोई आ गया जापान का आदमी आ गया या अमेरिका का, तो वो एक जहाज से आ रहा है व्यापार करने के लिए, तो वो आ रहा है तो यहाँ से नहीं जा सकता। ये 200 किलोमीटर जो भारत का अपवर्जक क्षेत्र में आएगा या चीन का अपवर्जक क्षेत्र, तो यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता, वो हमेशा एंट्री करेगा तो यहाँ बीच से एंट्री करेगा। तो ये जो बीच का जो जगह बच गया, इसी को कह देंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो यहाँ जो बीच का जगह हो गया वह है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि कोई भारत का मछुआरा यहाँ मछली मारने के लिए गया, तो यहाँ जो 200 किलोमीटर जगह बच रहा है, तो बस उतना में ही वह मछली मार सकता है। तो समझ गए होंगे। जैसे चीन का भी कोई मछली मारने वाला कोई है, तो वो 200 किलोमीटर के दायरे में रह सकता है, या मछली मार सकता है या पकड़ सकता है। तो उसके बाद जब आ जाएगा वह, तो अरेस्ट भी हो सकता है उसका, तो वह कानूनी अपराध हो जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ देश के सभी लोगों का, कोई एक देश का नहीं है। तो समझ गया हूँ कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन समझे होंगे, फिर से समझा देते हैं हम कि यहाँ देखिए चीन है, चीन का जमीन यहाँ तक है, उसके दायरे में एकदम 200 किलोमीटर जो समुद्र है वह चीन के कब्जा में आता है। यहाँ भारत का जमीन है, तो इसके आगे 200 किलोमीटर भारत के अंतर्गत आता है। यहाँ जो बीच का जो बच जाता है, क्योंकि रास्ता तो चाहिए ना, किसी को आने जाने में परेशानी नहीं, तो रास्ता ऐसे और ऐसे नहीं जा सकता। 200 किलोमीटर किसी के अंदर घुस के नहीं जा सकता, वो जा सकता है तो एकदम बीच से जा सकता है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो समझ गए होंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं विकास स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया।
हम लोग समझेंगे विकास स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। हाँ, तो विकास स्तर के आधार पर संसाधन को बांटने से पहले हम ये बता देते हैं कि फर्स्ट पार्ट हम इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, तो उसमें और शानदार सेशन के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं। तो हम ये बता देते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना ना भूलिएगा, एकदम जरूरी है नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम विकास स्तर के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो विकास स्तर के आधार पर संसाधन का चार भागों में बांटा गया। संभव, एक है जो संभावित संसाधन है, और दूसरा ज्ञात संसाधन, और तीसरा भंडारित संसाधन, और जो फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में किए गए प्रयास। तो उसमें आता है क्लब ऑफ रोम, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व शिखर मिलन, उसमें आता है पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे। और एक और टॉपिक है जो है संसाधन नियोजन पढ़ना, उसके बाद संसाधन संरक्षण पढ़ना। तो VVI जो टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को ये बताते हैं कि मिशन बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट दिखाइए, तभी और मिशन बिहार टॉपर को एक के फैमिली तक जल्दी से पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।